मुंबई अकेला इंडिया की जीडीपी में 6.16% कंट्रीब्यूट करता है और शायद इसीलिए मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन क्या मुंबई पहले से इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल था या फिर ये पोजीशन किसी और के पास भी रह चुकी है? देखिए, इस सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ब्रिटिशर्स के टाइम पर मुंबई की जगह कलकत्ता इंडिया का कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। इनफैक्ट रिचर्ड वेल्सली जो कि ब्रिटिश टाइम पर गवर्नर जनरल थे, वो सबसे ज्यादा कलकत्ता को पसंद किया करते थे। इसीलिए रिचर्ड ने कलकत्ता के आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से कलकत्ता को लोग सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जानने लगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, फिर आखिर कलकत्ता के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स का पसंदीदा शहर भी था और साथ ही साथ में भारत का कैपिटल भी, वो धीरे धीरे पीछे क्यों छूटता चला गया और मुंबई में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुंबई डोमिनेट करता गया और लगातार आगे बढ़ता गया? जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कैसे बना। अब ये समझने के लिए सबसे पहले हमें कलकत्ता के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कलकत्ता 2000 सालों से भी ज्यादा पहले से बसा हुआ है। कलकत्ता का नाम आपको महाभारत में भी मिल जाएगा, जहां कलकत्ता का नाम कालीकत्ता हुआ करता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने कालीकत्ता का नाम कलकत्ता कर दिया। अब कैसे पड़ा होगा? कैलीकट्टा बोलने को नहीं जमता होगा, इसलिए उन्होंने कलकत्ता कर दिया। चलिए अब ये भी समझते हैं कि ब्रिटिशर्स कलकत्ता पहुंचे कैसे। देखिए, 24 अगस्त 1690 में जॉर्ज चार्नॉक नाम का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट सबसे पहले यहां पर आया। अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्लेस बताऊं तो जॉर्ज चार्नॉक हुगली रिवर के किनारे सुतानुती नाम की जगह पे आया था और ये जगह आज के टाइम में जो कलकत्ता है उसके नॉर्थ साइड में आती है। जॉर्ज चार्नॉक यहाँ पर क्यों आया था? तो दोस्तों उसका रीजन था, वो यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता था। इसीलिए उसने कलिकत्ता के जो लोकल लैंडलॉर्ड थे उनसे 3 गांवों को लीज पे लिया था, कलिकत्ता, गोविंदपुरा और सुतानुती। फिर 9 सालों बाद यानी कि 1699 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया की प्रेसिडेंसी के रूप में डेवलप करना शुरू किया और उसके बाद में 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना दिया गया। और कैपिटल बनने के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई, मेनली यहाँ पे टेक्सटाइल और जूट की इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, रिचर्ड वेल्सली ने तो कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेसेस बना दिया था। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे फैक्ट्री सक्सेसफुली रन होने लग गई थी, कलकत्ता ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी आगे बढ़ता चला गया। फिर दोस्तों 1835 में एशिया का पहला यूरोपियन मेडिसिन कॉलेज द मेडिकल कॉलेज बंगाल का भी निर्माण हुआ और 1857 में साउथ एशिया की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की शुरुआत हुई। और दोस्तों जब देश के अंदर सबसे पहले जॉइंट स्टॉक बैंक को शुरू करने की बात हुई तो सबसे पहले कलकत्ता का नाम सामने आया था और 1806 में पहला जॉइंट स्टॉक बैंक कलकत्ता में शुरू किया गया। और अगर हम मुंबई की बात करें तो उस टाइम पे इसे बॉम्बे कहा जाता था और यहाँ पर 34 साल बाद यानी कि 1840 में जॉइंट स्टॉक बैंक आया था। देखिए दोस्तों, अभी तक कलकत्ता के राइज की कहानी चल रही है। कुछ ही देर में आपको इसके डाउनफॉल के बारे में भी पता चलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले जॉइंट स्टॉक बैंक के साथ साथ बैंक ऑफ बंगाल की भी शुरुआत हुई, जिसकी वजह से कलकत्ता का फाइनेंशियल स्टेटस काफी तेजी से बढ़ने लग गया। देखिए, उस टाइम के बंगाल के अंदर बांग्लादेश के अलावा और भी दूसरे स्टेट्स आते थे, जैसे कि बिहार, उड़ीसा और आसाम। सिर्फ लोकल लोग ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपना पैसा बैंक ऑफ बंगाल में ही रखा करती थी। इन सब की वजह से बैंक ऑफ बंगाल में उस समय 184 लाख रुपए थे। उस समय देश में सबसे ज्यादा स्मॉल बैंक्स भी यहीं पे थे और सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज भी यहीं पे थी। इसीलिए कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल होने के साथ साथ फाइनेंशियल कैपिटल भी बन गया था। विलियम डेलरिम्पल जो कि एक हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि कलकत्ता 18वीं सेंचुरी का दुबई हुआ करता था, जहां पे बिजनेस करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि फिर कलकत्ता के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो 18वीं सेंचुरी में इतना टॉप पे था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो दोस्तों इसके पीछे जितना हमने रिसर्च किया हमको टोटल 6 रीजन मिले, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन, 1912 में अचानक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि अब इंडिया की कैपिटल कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। लेकिन कैपिटल चेंज करने का रीजन क्या था? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब कलकत्ता में अपने पैर जमाने शुरू किए थे तब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना था। लेकिन जब धीरे धीरे पूरे भारत भर में ब्रिटिशर्स की हुकूमत बढ़ने लग गई तब उन लोगों को लगा कि कलकत्ता से पूरे देश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने देश के कैपिटल को चेंज किया और दिल्ली को नया कैपिटल बना दिया ताकि ब्रिटिशर्स पूरे भारत को अच्छे से कंट्रोल कर सके। अब देखिए दोस्तों, कलकत्ता से अभी सिर्फ कैपिटल का दर्जा वापस लिया गया था, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन अभी भी कलकत्ता के पास ही थी, क्योंकि उस समय भारत की 40 से 45% फैक्ट्रीज कलकत्ता में थी और सबसे ज्यादा बैंक भी यहीं पे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है। तो दूसरा रीजन बना 1914 में हुआ वर्ल्ड वॉर। देखिए, इस वर्ल्ड वॉर के टाइम मेसोपोटामिया और ईस्ट अफ्रीका की मिलिट्री को बेस कैंप की जरूरत पड़ी, तब कलकत्ता पोर्ट को छोड़कर बॉम्बे पोर्ट को यूज किया जाने लगा। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बॉम्बे पोर्ट स्विस कैनाल से नजदीक था, जिसकी वजह से बॉम्बे पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज और कैप से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करता था। और देखा जाए तो उस वक्त पूरे भारत के अंदर कलकत्ता के अलावा सिर्फ बॉम्बे में पोर्ट हुआ करता था, इसलिए यही एकमात्र ऑप्शन भी था। वैसे मैं आपको बता दूं, बॉम्बे पोर्ट भारत का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है। तीसरा रीजन है ट्रेड रूट। देखिए, बॉम्बे पोर्ट को जब कंटिन्यूअसली यूज किया जाने लगा तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड वहीं से होने लग गई। फिर धीरे धीरे लोगों का ध्यान कलकत्ता से हटकर बॉम्बे की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसका एक और रीजन बना, कलकत्ता पोर्ट समंदर से
128 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे पे बना हुआ था, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो कार्गो शिप होते थे उनको आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और साथ ही साथ में दूरी की वजह से खर्चा भी बढ़ता था। तो इस तरीके से कलकत्ता में ट्रेड धीरे धीरे कम होने लग गए और जब ट्रेड कम होने लग गए तो कलकत्ता के हाथ से उसकी फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन भी धीरे धीरे छूटने लग गई। चौथा रीजन बना आरबीआई शिफ्ट। देखिए 1937 में कलकत्ता को एक और बड़ा झटका लगता है, आरबीआई को कलकत्ता से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब देखिए जब तक आरबीआई कलकत्ता में थी तब तक उसके पास फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन थी, लेकिन अब कलकत्ता पूरी तरीके से अपनी फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन खो चुका था। पांचवा रीजन, अचानक से खबर आती है सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अब आप सोचेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर से कलकत्ता का क्या मतलब है। देखिए 1942 में जब जापानीज आर्मी ने बर्मा को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था तो उनका अगला निशाना था कलकत्ता, और जब जापानीज आर्मी ने कलकत्ता पे हमला किया तब यहाँ के पोर्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कलकत्ता में ट्रेड पूरी तरीके से बंद पड़ गया। अब दोस्तों जैसे कि अब तक आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे एक एक करके कलकत्ता के हाथों से चीजें निकलती चली गई और सिर्फ जूट का ट्रेड ही यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन इस हमले की वजह से अब वो भी बंद हो गया था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बॉम्बे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक ऑप्शन बचा था। छठा रीजन, 1943 में कलकत्ता को ग्रेट बंगाल फैमिन से गुजरना पड़ा। फैमिन का मतलब होता है अकाल, जहां पर आपको अन्न के एक एक दाने के लिए तरस जाना पड़े। वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत सारे फैमिन हुए थे, लेकिन ग्रेट बंगाल फैमिन को भारत का सबसे बड़ा फैमिन माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश में लगभग 40 लाख लोगों की मौत हुई थी। अगर मैं आपको इस फैमिन का रीजन बताऊं तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे। देखिए 1943 में जब बंगाल के लोग भूख से तड़प रहे थे तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन की आर्मी के लिए इंडिया का सारा अनाज ब्रिटेन लेकर जा रहे थे और इस फैमिन का यही सबसे बड़ा रीजन बना। देखिए अब तक मैंने आपको सभी मेजर कारण बता दिए जिसकी वजह से कलकत्ता का डिक्लाइन शुरू हो गया। चलिए अब बात करते हैं मुंबई के ग्रोथ के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि मुंबई ने फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन को कैसे हासिल किया। अब देखिए दोस्तों, जब बॉम्बे में ट्रेड बढ़ने लग गए तो यहाँ पे रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया गया ताकि देश के कोने कोने में जो भी चीज उगाई जाती है या बनाई जाती है उसको बाहर के देशों में आसानी से भेजा जा सके। उसके बाद में बॉम्बे रेलवे को डेक्कन से लिंक किया गया, उसके बाद में पंजाब से भी लिंक किया गया। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो कराची पोर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल था, लेकिन रेलवे नेटवर्क की वजह से पंजाब से ट्रेड करने के लिए बॉम्बे को चूज किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी बॉम्बे कलकत्ता से बहुत ही बेहतर होता गया, क्योंकि उस समय बॉम्बे में इंडिजिनियस बैंक यानी कि स्वदेशी बैंक ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, लेकिन कलकत्ता के बैंकों में अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स चलते थे। इसके अलावा बॉम्बे को फाइनेंशियली मजबूत बनाने में यहाँ की 3 बड़ी मार्केट का बहुत बड़ा रोल था, बुलियन मार्केट, कॉटन मार्केट और स्टॉक मार्केट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कलकत्ता की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जूट की मार्केट बची हुई थी और जूट ही वहां से एक्सपोर्ट किया जाता था। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कलकत्ता में भी तो स्टॉक मार्केट हुआ करता था। देखिए आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उस समय कलकत्ता में भी स्टॉक मार्केट होता था, लेकिन बॉम्बे में जब ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए तो सबका ध्यान बॉम्बे स्टॉक मार्केट पे ही आने लग गया। इसके अलावा एक और फैक्ट ये भी है कि कलकत्ता के बैंक्स में यूरोपियन और ब्रिटिशर्स का पैसा ज्यादा डिपॉजिट होता था, लेकिन बॉम्बे के बैंक्स में स्टार्टिंग से ही इंडियन का पैसा डिपॉजिट किया जाता था। और बैंक्स के एम्प्लॉइज की बात की जाए तो कलकत्ता में ऑलमोस्ट ब्रिटिश बैंकर्स ही हुआ करते थे, लेकिन बॉम्बे के अंदर जो बैंक्स थे उसके अंदर इंडियन लोगों को भी जॉब दी जाती थी। अब बैंक्स में इंडियन आदमी होने की वजह से बॉम्बे के अंदर इंडियंस आसानी से लोकल बिजनेस रन कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों कलकत्ता के कंपैरिजन में बॉम्बे में बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता था। अब दोस्तों जैसे जैसे इंडिया अपनी आजादी की ओर बढ़ता गया, बॉम्बे एक न्यूट्रल चॉइस बनता गया, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस का इन्फ्लुएंस ज्यादा था और जब भी इंडिया को आजादी मिलती तो इंडियंस के लिए बॉम्बे में सारी चीजों को मैनेज करना बहुत आसान था। वहीं अगर हम कलकत्ता की बात करें तो वहां पे एक भी इंडस्ट्री या एक भी बैंक ऐसी नहीं थी जो इंडियंस के द्वारा चलाई जाती थी। और दोस्तों फाइनली जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कलकत्ता की 75% जूट इंडस्ट्री ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, जिसकी वजह से बचा कुचा रोजगार भी खत्म हो गया। इसके अलावा कलकत्ता में कम्युनल दंगे भी बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज आकर रहने लग गए और उनकी झोपड़ियां दिखाई देने लग गई। अब देखते ही देखते सिटी ऑफ पैलेसेस सिटी ऑफ स्लम बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे, जो कि बाद में मुंबई बन गया, वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता गया और इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली और मुंबई पे ज्यादा ध्यान दिया एज कम्पेयर टू कलकत्ता। देखिए दोस्तों, कोई भी सिटी तभी ग्रो कर सकती है जब उसका स्टेट उसको हेल्प करे। तो चलिए अब थोड़ा बहुत मुंबई के स्टेट महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में है MIDC यानी कि महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनकी जो पॉलिसीज है वो 1960 से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब वो कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए जब कलकत्ता के अंदर लेबर स्ट्राइक हो रहे थे, पावर कट लग रहे थे और वहां की कंपनीज धीरे धीरे शिफ्ट होना चाह रही थी, तो मुंबई के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल रहा था, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया गया, साथ ही साथ में लैंड एक्विजिशन जैसी बहुत सारी चीजें आसानी से मिल पा रही थी। अब दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री तभी ग्रो हो सकती है जब उसको ये सारी बेसिक चीजें आसानी से मिल जाए। अब दोस्तों इन्हीं सब चीजों की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट मुंबई की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए और इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट में से कुछ बड़े नाम भी शामिल है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी,
जिनका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी जी के नेटवर्थ की बात करें तो वो है लगभग 7,65,348 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुंबई के अंदर बॉलीवुड है जिसकी वजह से मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल बना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए 2021 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो नेटवर्थ है वो सिर्फ $2.83 बिलियन है, जिनको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा लगभग 23,200 करोड़ रुपए के आसपास। अब आप खुद देख लीजिए कहां मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ, कहां पे बॉलीवुड की नेटवर्थ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मुंबई बॉलीवुड की वजह से नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी वजह से फाइनेंशियल कैपिटल बनी हुई है। अब दोस्तों अगर हम इसी साल की बात करें तो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में ही आया है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने खुद DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड को बताई है। तो इस तरीके से कलकत्ता अपनी फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन को खो देता है और मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बन जाता है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में कलकत्ता क्या फिर से इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और सभी जान पहचान के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इस हिस्ट्री के बारे में पता चलना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देखें तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।